शिक्षकों के लिए तैयार किए गए इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक साथी शिक्षक के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं। आज हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर यानी SLD को एक बिल्कुल नए और सकारात्मक नजरिए से समझने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है, बल्कि उस हर छात्र की मदद करना है जो शायद हमारे पारंपरिक तरीकों से थोड़ा संघर्ष कर रहा हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं न्यूरोडाइवर्सिटी को अपनाना, शुरुआती संकेतों की पहचान करना, अलग अलग डिसऑर्डर्स को समझना, क्लासरूम के डिजाइन में बदलाव लाना और सबसे जरूरी बच्चों की भावनात्मक मजबूती को बढ़ाना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। न्यूरोडाइवर्सिटी प्रतिमान या पैराडाइम को अपनाना। ये हमारी सोच बदलने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। जरा सोचिए, क्या डिसलेक्सिया या ADHD जैसी स्थितियों को खराब या टूटे हुए दिमाग के रूप में देखना सही है? बिल्कुल नहीं। इस कोट को देखिए, यह हमें बताता है कि ये बस मानव मस्तिष्क की प्राकृतिक विविधताएं हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में हर फूल अलग होता है, हर दिमाग की अपनी कुछ अनूठी ताकतें होती हैं और कुछ अपनी चुनौतियां। हमें कमियां ढूंढने के बजाय इस प्राकृतिक अंतर को स्वीकार करना होगा। और यहीं से स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की सही परिभाषा निकल कर आती है। अगर कोई बच्चा पढ़ने, लिखने या गणित में लगातार संघर्ष कर रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आलसी है या उसमें अक्ल की कमी है। असल में उनका ये संघर्ष पूरी तरह से उनकी न्यूरोबायोलॉजी से जुड़ा है। वे बस एक ऐसे सिस्टम में ढलने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके हिसाब से नहीं बना है। ये समझना एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है शुरुआती संकेतों की पहचान करना। ये एक तरह का डिटेक्टिव वर्क है। एक शिक्षक की भूमिका यहाँ किसी जासूस से कम नहीं होती। पढ़ाई का भारी दबाव पड़ने से बहुत पहले ही कुछ शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे क्या बच्चे को तुकबंदी वाले यानी राइमिंग शब्दों में परेशानी हो रही है, क्या रंग भरते समय या कॉपी करते समय उन्हें दिक्कत आती है, या फिर जोर से पढ़ते समय वो बार बार अटकते हैं। हमारी पैनी नज़र इन शुरुआती चेतावनियों को समय रहते पहचान सकती है, और यही वो पल है जहां हम सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। इन संकेतों को पहचानने के बाद हम क्या करें? यहाँ रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन यानी RTI मॉडल काम आता है। किसी छात्र के पूरी तरह फेल होने का इंतजार करने के बजाय हमें आसान यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल्स का उपयोग करना चाहिए। इसके आधार पर हम तुरंत रिसर्च आधारित मदद दे सकते हैं। अगर सुधार नहीं दिखता तो सपोर्ट को और बढ़ाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें समस्या के बढ़ने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले ही कदम उठा लेना है। हमारा अगला कदम है भाग 3, अलग अलग डिसऑर्डर्स को समझना और उनके बीच का अंतर स्पष्ट करना। लक्षणों को अलग करना क्यों जरूरी है, इसे इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 बच्चों की लिखावट बहुत खराब है। एक बच्चा भाषा की ध्वनियों को एनकोड करने में संघर्ष कर रहा है, इसे डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया कहते हैं। वहीं दूसरा बच्चा फाइन मोटर कंट्रोल के कारण लिखने की शारीरिक प्रक्रिया से जूझ रहा है, यह मोटर डिस्ग्राफिया है। दोनों का नतीजा एक है, लेकिन जड़ बिल्कुल अलग। सही कारण जाने बिना हमारा कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, है ना? और चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। शोध से एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और ADHD के बीच 31 से 45% तक का भारी ओवरलैप होता है। यानी जो समस्या सतह पर सरल दिखती है, वो असल में काफी जटिल हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लास में हम शायद ही कभी किसी एक अकेली समस्या का सामना कर रहे होते हैं। जब एक से अधिक डिसऑर्डर आपस में मिलते हैं, तो बच्चे के लिए चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। उनके दिमाग को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। इसीलिए ऐसे मामलों में हमारी अप्रोच भी मल्टी डायमेंशनल और एकीकृत होनी चाहिए। एक अकेला तरीका यहाँ काम नहीं आएगा। सही पहचान के बाद बारी आती है एक्शन की। भाग 4, यूनिवर्सल डिजाइन और क्लासरूम में बदलाव। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी UDL एक बहुत ही शानदार शैक्षिक ढांचा है। ये कहता है कि हमें बच्चे को अपनी पहचान छिपाने या बदलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने पढ़ाने के तरीके और पाठ्यक्रम को ही इतना लचीला बनाना चाहिए कि वो हर तरह के बच्चे के लिए काम करे। इसमें सीखने और अपनी बात कहने के कई अलग अलग तरीके शामिल होते हैं। इसे जमीन पर कैसे उतारें, ये टेबल देखिए। पढ़ने के लिए हम ऑडियो बुक या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखने में मोटर समस्या वाले छात्र के लिए स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेशन किसी जादू से कम नहीं है। ये उनके रास्ते की बेवजह की शारीरिक रुकावटों को हटा देता है। और गणित के लिए विजुअल एड्स या टैक्टाइल पेपर दिए जा सकते हैं।
इससे छात्र बिना थके अपनी असली क्षमता दिखा सकते हैं और सीखने का भरपूर मजा ले सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू भाग 5, बच्चों की सामाजिक भावनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना। जरा सोचिए, क्या होता है जब क्लास में किसी बच्चे के सीखने की कठिनाइयों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। जब उनके संघर्षों को नहीं समझा जाता तो अक्सर उन पर क्लास डिस्टर्ब करने वाले या कामचोर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, और ये गलत पहचान उनके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। हमें उन खामोश लक्षणों को पहचानना होगा जो अक्सर छिप जाते हैं। जब लर्निंग डिसऑर्डर की पहचान नहीं हो पाती तो बच्चे बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं। वो पूछे जाने पर बहुत धीरे से जवाब देंगे या आई कांटेक्ट से बचने के लिए हमेशा अपनी नज़रें नीचे झुकाए रखेंगे ताकि कोई उनसे सवाल न पूछ ले। एक सतर्क और संवेदनशील शिक्षक को इन खामोश आवाज़ों को सुनना आना चाहिए। बिना किसी सपोर्ट या मददगार मेंटर के हर दिन की ये छोटी छोटी निराशाएं कब एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ये लगातार मिलने वाली विफलता गंभीर एंग्जाइटी, स्कूल जाने से डरने और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकती हैं। हमें इस चेन को तोड़ना ही होगा। हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं? सामाजिक भावनात्मक शिक्षा यानी SEL से जुड़ी गतिविधियों को क्लास का हिस्सा बनाकर हमें बच्चों को खुद की वकालत करना यानी अपनी ज़रूरतें बताना सिखाना होगा। उनकी छोटी छोटी खूबियों को पहचान कर उनकी तारीफ करनी होगी। जब हम क्लास में एक दूसरे का साथ देने वाला माहौल बनाते हैं तो हम बच्चों में एक कमाल का लचीलापन और साहस भर देते हैं। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्लासरूम के माहौल को न्यूरो डाइवर्सिटी के अनुकूल बनाने से क्या हम सिर्फ एक छात्र की मदद कर रहे हैं या ये पूरी क्लास के सीखने के अनुभव को बेहतर बना रहा है? जरा सोचिएगा, क्योंकि जब हम संवेदनशील और लचीली शिक्षण विधियां अपनाते हैं तो इसका फायदा क्लास में बैठे हर एक बच्चे को होता है। यही समावेशी शिक्षा की असली ताकत है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके क्लासरूम में ज़रूर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएंगी।